हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं छात्रों के हितों की। एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक राजस्थान की विधानसभा ने पारित किया है और यह विधेयक निश्चित तौर पर एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। आप सभी जानते होंगे राजस्थान का एक जिला है कोटा, जिसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक हब माना जाता है, कैपिटल ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। देश भर के लाखों छात्र प्रति वर्ष कोटा जाते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो छात्रों पर बढ़ता हुआ तनाव, कोचिंग सेंटर्स का मनमाना व्यवहार, बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं और यहाँ तक कि आत्महत्या तक की घटनाएं एक बड़ी चिंता का विषय बन गई हैं। और इसी समस्या को हल करते हुए, इसी समस्या के समाधान में एक कदम उठाते हुए राजस्थान की विधानसभा ने कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पारित किया है, जो कि एक बड़ा ब्राइट बिल है। इसके कुछ प्रावधान हैं जिन पर डिबेट है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ यह देश के लिए भी एक लैंडमार्क होगा कि बाकी स्टेट्स में भी इस तरह के विधेयक पारित किए जाएं और इसकी आवश्यकता क्यों है, बच्चों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, कोचिंग सेंटर का पक्ष क्या है, इस सब पर आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। यूपीएससी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस हैं उन सबके लिंक्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको आपकी स्टडी मटेरियल के साथ साथ जब भी कभी स्टडीज में इश्यूज हो तो आप यहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट हमेशा कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो अवेलेबल हियर। सबसे पहली चीज, इस बिल का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से लाया गया और इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं। देखिए, ये जो बिल है वो सीधे कोचिंग इंडस्ट्री और छात्रों के हितों पर ध्यान देते हुए लाया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। जैसे सबसे पहला है अनिवार्य पंजीकरण। ऐसी कोई भी कोचिंग संस्था जहां पर 100 से अधिक छात्र हों, वहां पर आपको पंजीकरण करवाना मस्ट है। 100 से अधिक छात्र होते ही आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा और इससे यह सुनिश्चित होगा कि जो गवर्नमेंट की ओवरसाइट है, जो गवर्नमेंट की दिशा निर्देश और निगरानी है, वह कोचिंग संस्थानों के ऊपर रहे और संस्थान नियमों का पालन करें। दूसरी बड़ी चीज, जब मुद्दा आता है फीस वसूली की बात आती है, तो इसमें पारदर्शिता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। जैसे आपको बताना है कि पूरे कोर्स का शुल्क स्पष्ट कोचिंग सेंटर को बताना पड़ेगा, वो एडवांस में लेंगे या कैसे लेंगे, और पूरा फीस एडवांस लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है इस एक्ट के हिसाब से। संस्थानों को इंस्टॉलमेंट में या पार्शियल पेमेंट्स में ही पूरी फीस लेना अलाउड होगा। दूसरी खास बात, इसका उद्देश्य यह है कि छात्रों और उनके माता पिताओं पर एक तरीके से बर्डन कम हो जाएगा। एक साथ इतनी सारी फीस पे करना मुश्किल होता था उनके लिए, तो वास्तव में अब क्लियर कर दिया गया है कि आप इंस्टॉलमेंट में ही फीस लेंगे, एक साथ पूरी फीस नहीं लेंगे। और नामांकन रद्द होने की स्थिति में शुल्क को वापस करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर छात्र कोचिंग से विड्रॉ कर रहा है या अपना एडमिशन कैंसिल करा रहा है, तो उस छात्र की फीस का पूर्ण या जो भी वाजिब पैसा हो वो वापस करना, रिफंड करना पड़ेगा। इससे छात्रों को इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी मिलेगी और वे बंधेंगे नहीं कि हमें नहीं समझ में आ रहा है तो भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ जो भी इन कानूनों का उल्लंघन करेगा, इस कानून के प्रावधानों का, उस पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। अगर आप पहली बार जुर्माना करते हुए पाए गए तो 50,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। दोबारा अगर आप पाए गए तो 2 लाख रुपए और पंजीकरण रद्द होने तक का जो प्रावधान किया गया है। इससे इंस्टीट्यूशंस को डिसिप्लिन में और अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स करने में मदद मिलेगी। तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि जैसे जो मनमानी फीस वसूली होती है, जो शोषण होता है, उससे भी मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन को बिना जस्टिफिकेशन के अगर फीस वसूलना है तो उसका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है और यहाँ तक कि उसकी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। यह जो कदम उठाया गया है, वास्तव में यह विद्यार्थियों को अनफेयर फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए किया गया है। एक बड़ा चेंज जो किया गया है इस बिल में, जिस पर बहुत विवाद भी है, वो यह है कि 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को भी अब कोचिंग में प्रवेश दिया जाएगा। पहले इस पर रोक थी कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा यह
जो रोक है वो हटा दी गई है। इसका मतलब है कि छोटे बच्चे भी अब फॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकेंगे, हालांकि उनके साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट और काउंसलिंग की आवश्यकता भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो मॉनिटरिंग है और जो इन्फोर्समेंट है, इसके लिए राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो कोचिंग सेंटर्स का इंस्पेक्शन करेंगे, ऑडिट करेंगे और इसके साथ साथ वो ये देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस हर साल जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वो दाखिल करें। अगर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं वो, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जाएं। तो अगर हम देखें तो एक तरीके से जो कोटा था, जहां पर अगर हम सही में बात करें स्थितियां क्या थी, आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आप अपडेटेड नहीं है इन आंकड़ों से, तो 2023 में कुछ 26 छात्रों ने यहाँ पर आत्महत्या की थी एक साल के अंदर अंदर। 24 में 17 छात्रों ने आत्महत्या करी। और अगर 2025 की बात करें, वर्तमान वर्ष की बात करें, तो अब तक लगभग 15 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कितना कठोर स्थिति है, कितनी दुखद स्थिति है बच्चों के लिए। वास्तव में समस्या केवल फीस नहीं है, समस्या केवल नियम नहीं है। लोगों को यह समझना होगा कि छात्रों पर लगातार मानसिक दबाव पड़ रहा है, पेरेंट्स का प्रेशर पड़ रहा है, कंपटीशन का भारी असर पड़ रहा है और वो इस दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं। उनको आर्थिक से ज़्यादा कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक सपोर्ट की ज़रूरत है। स्टूडेंट की वेल बीइंग सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये बिल लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है, लीगल फ्रेमवर्क बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन उस एस्पेक्ट को जहाँ पर मनोवैज्ञानिक समस्याएं आ रही हैं, जहाँ तनाव और दबाव की समस्याएं आ रही हैं, वहाँ पर ये साइलेंट है। अब इस पर यह भी ध्यान दीजिए कि जो विपक्ष है उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक तो 16 साल वाले रेगुलेशन पर है और दूसरा बड़ा इशू उनको है जो मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और इनके संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान न किया जाना है। अगर हम बात करें तो प्रतिक्रिया कर रही छोटे और बड़े कोचिंग संस्थानों की जो कोटा में स्थित है, तो जो छोटे कोचिंग संस्थान है उनका मानना है कि ये उनके लिए एक तरीके का डेथ वारंट है, क्योंकि पंजीकरण और कंप्लायंस से उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा। छोटे संस्थान ये भी डर रहे हैं कि छात्रों की संख्या कम हो जाएगी और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि छोटे व्यापारी, छोटे कोचिंग संस्थान इस बिल को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रहे हैं। उनका मानना है कि जो एनफोर्समेंट है और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है उसके कारण अब उनका सर्वाइवल मुश्किल होगा। वहीं अगर हम बड़े कोचिंग संस्थानों की बात करें तो जो बड़े कोचिंग संस्थान है वो इस बिल के पक्ष में है। उनके अनुसार इस बिल के द्वारा स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फीस होगा, यानी कि एक मानक शुल्क डिसाइड होगा, उसके हिसाब से लोग फीस का स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे और एक बेहतर पढ़ाई का माहौल बनेगा। इसके साथ साथ उन्हें मार्केट में लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलेगी, क्योंकि बड़े संस्थान, सारे के सारे बड़े संस्थान सरकार की निगरानी में आ जाएंगे। इससे उन्हें लगता है कि जो छात्र हैं वो स्ट्रेस फ्री लर्निंग भी कर पाएंगे और साथ ही साथ रेगुलेटेड लर्निंग जो है या विनियमीकृत जो सीखने की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत आ जाएंगे। उनका यह भी मानना है कि जो कंप्लायंस से संबंधित खर्चे हैं, जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित खर्चे हैं, वो सब मैनेजेबल हैं और साथ ही साथ एक बार ये करने के बाद आपके संस्थान की लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी और बच्चों का ट्रस्ट भी बढ़ेगा। मुद्दा केवल कोचिंग और बच्चे नहीं है, मुद्दा केवल बिजनेस नहीं है, मुद्दा केवल रूल नहीं है। अगर हम सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे वहाँ पर हॉस्टल्स चलते हैं, किराना की दुकानें चलती हैं, पब्लिक बिजनेस चलते हैं और ये छोटे शहरों की एक तरीके से माइक्रो इकोनॉमी का आधार होते हैं। अगर छोटे छोटे संस्थान बंद होंगे तो रोजगार पर और स्थानीय व्यापार पर असर पड़ेगा। इसके साथ साथ छात्रों को पहले जो सुविधाएं चाहिए होंगी, जो दीर्घकालीन स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए होगी, उस पर हम ज़रूर मान सकते हैं कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा। साथ ही साथ वे दबाव और उनके पेरेंट्स दबाव कम महसूस करेंगे, फीस वापस भी ले सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक ट्रेड ऑफ दिखाई दे रहा है बहुत क्लियर है, तत्काल आर्थिक दबाव हो या दीर्घकाल में शैक्षिक लाभ हो, और निश्चित तौर पर यह दीर्घकाल में शैक्षिक लाभ देने वाला विधेयक दिख रहा है अभी तक। पॉलिसी डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो पॉलिसी डिज़ाइन में भी अगर हम बात करें तो पॉलिसी डिज़ाइन में हम 3 एस्पेक्ट्स पर बात कर सकते हैं, 3 कोर चैलेंजेस पे बात कर सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा कोर चैलेंज है मेंटल हेल्थ।
जो मानसिक स्वास्थ्य है बच्चों का, तो केवल रूल्स बनाने से मेंटल हेल्थ नहीं होगा, हमें काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, नियम आपने बना तो दिए हैं, लेकिन नियमों के साथ दूसरा बड़ा मुद्दा होगा एनफोर्समेंट का। जैसा कि आप देखते हैं कि ब्यूरोक्रेटाइज कोई भी चीज़ होते ही उसमें फ्रेमवर्क वीक हो जाता है, करप्शन आ जाता है, मनमानी आ जाती है। तो नियम तो अच्छे बना देंगे, लेकिन एनफोर्समेंट अगर सही से नहीं हुआ तो वो अपने जो उद्देश्य है उससे कहीं ना कहीं भटक जाएगा। और तीसरी चीज़, इकोनॉमिक बैलेंस का तीसरा बड़ा मुद्दा है। आर्थिक तौर पर भी संतुलन बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो छोटे संस्थान हैं, जो कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी सपना देखने का मौका देते हैं जो उतना पे नहीं कर सकते, साथ ही साथ लोकल लेवल पर बिजनेस जनरेट करते हैं, तो ये छोटे संस्थानों के सर्वाइवल और बड़े संस्थानों के एक तरीके से विकास और वृद्धि के बीच में भी एक बड़ी चुनौती और एक बैलेंस बनाने की चुनौती होगी। तो पॉलिसी डायमेंशंस में और पॉलिसी डिज़ाइन में देखें तो हम इन 3 बड़े चैलेंजेस को देख रहे हैं, जिसको सॉल्व करना बहुत महत्वपूर्ण है। केवल कानून पास होना महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे हम उसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट्स को देखें, कैसे मॉनिटरिंग सही तरीके से होगी, इस पर भी ध्यान दें। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण पहलू रखती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि राजस्थान का यह विधेयक केवल रेगुलेशन नहीं है, एक पॉलिसी एक्सपेरिमेंट भी है। स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच का वायदा है इस पॉलिसी में। इकोनॉमिक और कंप्लायंस चैलेंजेस तो हैं ही हैं, और मेंटल हेल्थ सपोर्ट और प्रॉपर एनफोर्समेंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल यही है कि क्या यह विधेयक स्टूडेंट्स के हित में है, या कहीं ना कहीं यह बिग इंस्टीट्यूशन को रेगुलेटरी सपोर्ट दे देगा और एक तरीके से उनको रेगुलेटरी एडवांटेज दे देगा। आप क्या समझते हैं कि क्या यह छात्रों के हित में होगा ज़्यादा, या कहीं ना कहीं बड़े संस्थानों को लाभ पहुंचा देगा, उन्हें रेगुलेटरी एडवांटेज दे देगा? अपने विचारों को कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब बात करते हैं एक छोटे से अनाउंसमेंट की। हमारा सितंबर हिंदी बैच जो 9 सितंबर से शुरू हो रहा है, आपके पास बहुत लिमिटेड समय है, केवल कल तक आप एडमिशन ले सकते हैं। कल शाम को 6 बजे इसकी पहली क्लास शुरू हो जाएगी। तो आप लोग जिन्होंने अभी तक 2026 को टारगेट किया है और कोई भी बैच नहीं लिया है, सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनके लिए अनाउंसमेंट है। यूपीएससी की तैयारी अगर आपको बेहतर ढंग से, बेहतर प्लान्ड वे से करनी है, रेगुलर क्लासेस करनी है, स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह भी चाहिए, तो आपको यहाँ मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी दी जाएगी, कि मतलब आपके साथ एक मेंटोर आपको अलॉट किया जाएगा जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की के लिए अवेलेबल रहेगा। पढ़ाई से रिलेटेड आप जब भी उससे कुछ पूछेंगे वो बताएगा, आपकी हेल्प करेगा। उससे भी बड़ी बात क्या है, आपको प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, ये इसी में मिलेगा। प्रीलिम्स से पहले पूरे कोर्स का रिवीजन कराया जाएगा, मेंस का पूरा कोर्स कराया जाएगा, मेंस से पहले रिवीजन और टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, और उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको यूपीएससी सेलेक्टेड और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के दिशा निर्देश में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा। और ये सब आपको दिया जाएगा केवल 24,999 रुपये में, जो कि एक बहुत डिस्काउंटेड फीस है। और ये डिस्काउंटेड फीस आपको कब मिलेगी? जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ये फैकल्टी कोड होता है बेटा, इस फैकल्टी कोड का इस्तेमाल करने से आपको स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो अब देर मत करिए, क्योंकि अब इसके बाद आपके पास समय नहीं है, कल तक का ही समय है। इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट यह भी है कि बस 12 सितंबर तक ही हमारी जो फीस है वो न्यूनतम लेवल पर मिल रही है। 12 सितंबर के बाद अगर हमारी कोचिंग में, हमारे इंस्टीट्यूट में आप किसी भी तरीके का कोर्स लेते हैं, कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो आपको बढ़ी हुई फीस पे करनी पड़ेगी। आपका कम से कम 5 से 8 हज़ार रुपये का मिनिमम नुकसान होगा अगर आप 12 सितंबर के बाद ज्वाइन करते हैं। और ये फ़ायदा कब होगा? ये फ़ायदा तब होगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। आप हमारे यहाँ यूपीएससी का कोई बैच लीजिए, ऑप्शनल का कोई बैच लीजिए, जुडिशरी का कोई बैच लीजिए, या स्टेट पीसीएस का कोई भी कोर्स लीजिए, सारे कोर्सेज में पहली बात तो 12 सितंबर के बाद फीस बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इस समय आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो अब सोचिए मत, देर मत कीजिए। आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, स्टेट लेवल के पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है ना, इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के पीसीएस की तैयारी करना, जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करिए। ध्यान बस ये रखिए कि 12 सितंबर के बाद
ये फीस बढ़ जाएगी और अभी आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है इस कोड पर, पीके लाइव पर। तो ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।